नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। आज हम आपको हमारे खास प्रोग्राम क्रॉस फायर में दिखाते हैं समूह संपादक संजय श्रीवास्तव के साथ उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल की खास बातचीत। देखिए। प्रेमचंद अग्रवाल जी जिनसे बात करेंगे उत्तराखंड की विधानसभा को लेकर के, साथ में बात करेंगे गैरसैंण को लेकर के और उन सब के साथ जो इस समय कोरोना का दौर चल रहा है, उसमें जिस दौर से उत्तराखंड गुजरा, जिस दौर से पूरा भारतवर्ष गुजरा, उसमें जो इनकी भूमिका रही, जैसा देखने को हम लोगों को आया कि कैसी इतनी शक्ति इनके पास मिली कि सब घर में थे लेकिन ये निकल करके लोगों के पास जा रहे थे। तो मुख्य रूप से हम कोरोना पे भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। 90 का दशक था, हम लोग पढ़ते थे, लोग कहते थे कि हमें दो, अभी दो, पहाड़ का राज दो। लोगों की मांग थी कि गैरसैंण में राज हो, राजधानी गैरसैंण में हो। जितने नेतृत्व आए, जिसको भी नेतृत्व मिला, उन्होंने गैरसैंण की बात तो की, लेकिन जो ईमानदारी का आप कह ले संदेश या ईमानदारी दिखाई दी, वह किसी में नहीं दिखाई दी। आप कई बार गैरसैंण को लेकर के बड़े सजीदा भी लगे और बार बार आप कहते हैं गैरसैंण में सत्र हो, बार बार आप कहते हैं कि वहाँ पे कार्यक्रम आयोजित हो, लेकिन जिस तरह से नेतृत्व गैरसैंण को लेकर के हमेशा बातों को उलझाया रहता है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा, में पॉलिटिकल बात नहीं करूँगा, लेकिन जो आपकी इच्छा शक्ति है गैरसैंण को लेकर, कहाँ से आपके अंदर आती है? देखिए, पहले तो मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ और आपको बहुत शुभकामनाएं दे रहा हूँ जिस प्रकार से आपका बहुत सुंदर चैनल ये प्रारंभ हो रहा है। और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि चूँकि आप एक ऐसे पत्रकार हैं, पूरे सभी समय को समस्याओं को समेटते हुए और उसको जनता के बीच में परोसने का काम करते हैं। जहाँ तक आपने गैरसैंण की बात की, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक आंदोलन करने रहा हूँ और उत्तराखंड जब चल रहा था तो उस समय हम लोग कहा करते थे कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। और मुझे याद है कि उस समय एक नारा और भी लगा था, क्योंकि दिल्ली के अंदर केंद्र में नरसिम्हा राव जी की सरकार थी और हालांकि वो आज नहीं है दुनिया में, उनको श्रद्धांजलि भी अर्पित कर रहा हूँ। और उस समय वो किसी भी बात को बहुत ज़्यादा नहीं बोलते थे, उनको एक मौनी बाबा की संज्ञा उस टाइम लोगों ने दी थी। तो तब एक नारा और उठा था हमारे उत्तराखंड से कि आज दो, अभी दो, उत्तराखंड राज्य दो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, असली दोषी कौन है जो दिल्ली में मौन है। यानी कि इस प्रकार के नारे हम लोग लगाया करते थे। और मुझे याद है कि उस समय नारा ही नहीं था, ये एक स्वतः स्फूर्त आंदोलन बना और चाहे उसमें छात्र रहे हों, किसान रहे हों, व्यापारी रहे हों, वकील रहे हों, पत्रकार रहे हों, युवा रहा हो, बुजुर्ग रहा हो, महिलाएं रही हों, महिलाओं की तो खैर बहुत बड़ी भूमिका रही। सभी वर्ग का, पूरे उत्तराखंड का एक एक व्यक्ति उस टाइम आंदोलन में कूद गया था। ऐसा बताया जाता है कि आज़ादी के बाद शायद ये पहला एक ऐसा आंदोलन था जो शांति प्रिय आंदोलन भी था और जनता के बीच में बहुत इस प्रकार था कि जनता खुद निकल के आई कि हमारा उत्तराखंड राज्य मिलना चाहिए। और उसकी मूल भावना ये थी कि हम जब उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे, उत्तर प्रदेश में हमारे साथ वो व्यवहार नहीं होता था जैसा आज हम अपेक्षा करते थे या हम चाहते थे कि हमारे इस उत्तराखंड का, ये जो हमारा आज उत्तराखंड जिसे हम बोल रहे हैं, जी, उसका पूरा विकास या उस प्रकार की बात नहीं होती थी। और मुझे तो याद है, चूँकि मैं तो राजनीति में बहुत पहले से हूँ, मुझे याद है कि जब उत्तर प्रदेश में किसी को कोई सजा देनी होती थी, किसी अधिकारी को, तो कह दिया जाता था उसे पहाड़ भेज दो। यानी कि इस प्रकार का व्यवहार हमारे साथ होता था, यानी कि ऐसा हमारे बारे में माना जाता था। तो विकास कैसे होगा? तब ये मांग उठी थी युवाओं को बेरोजगारी उनकी दूर हो। तो गैरसैंण उस आंदोलन की मूल भूमिका में था और हम लोग भी कहा करते थे कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे हो। 1994 का मुझे वो दिन याद है कि जब हमारे इंद्रमणि गुणोनी जी, आज वो भी नहीं है, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूँ। वो इस आंदोलन के बहुत बड़े प्रेरणा भी थे। और मुझे वो दिन भी ध्यान है कि जब दिल्ली में एक बहुत बड़ा एक रैली का आयोजन हुआ, गुणोनी जी के नेतृत्व में हम लोग सब वहाँ थे और मुजफ्फरनगर में घटना हुई थी
उस मुजफ्फरनगर में जो घटना हुई थी, हमारी बहुत सी माँ बेटियों के साथ जो व्यवहार हुआ, वो मुझे टीवी चैनल पे बोलने का मन भी नहीं करता, सबको जानकारी भी है। बहुत से लोग हमारे शहीद हुए थे और दिल्ली से और मुजफ्फरनगर में पहुंचने वाला मैं व्यक्ति पहला था। अच्छा। और मैं ट्रक में बैठ के आया था। जैसे ही मुझे वहाँ की घटना का पता चला कि हमारे मुजफ्फरनगर में कुछ साथियों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है, महिलाओं के साथ बहुत बड़ा रामपुर तिराहे की बात आप करते हैं। जी जी जी। और वहाँ दिल्ली से मैं चला तो मुझे आज भी याद है कि मेरे साथ एक लड़का होता था, डबराल, डब्बू बोलते थे हम। जी जी। और उस भाई को मुझे जब वो मुझे मिला, मैं डब्बू ऐसे मुजफ्फरनगर में हो गया, चलो डब्बू मेरा साथी तब का जब मैं वॉलीबॉल खेलता था, वो मेरे साथ वॉलीबॉल खेलता था। तो उसको मैं लेके चलने के लिए कहा तो उसने मना कर दिया, नहीं मुझे क्या जाना है, जाएंगे कैसे, क्योंकि हम लोग तो बसों में गए थे, अब आएंगे कैसे, क्योंकि बस हमारे अकेले के लिए तो आने वाली नहीं थी। तो मैं वहाँ से जब चलता हूँ तो रास्ते में मुझे एक ट्रक मिलता है कि सब मैं जो है मुजफ्फरनगर जा रहा हूँ, उस ट्रक में बैठ के मैं वहाँ से चला। और मेरठ के अंदर मुझे आज भी याद है कि मनोहर कंध्यानी जी और राजेंद्र जोशी जो आज आपके पत्रकार भी थे, उनकी भी मृत्यु हो गई है। उनकी गाड़ी में मेरठ में तो रेड लाइट पे बैठ के जो वो दिखाई दी मुझे गाड़ी, ट्रक रुका, वो रुके, उसकी गाड़ी में बैठ के और फिर मैं मुजफ्फरनगर पहुँचता हूँ। और मुजफ्फरनगर में भारती शर्मा, वो भी दिवंगत हो गई, हमारी राज्यसभा की भारतीय जनता पार्टी की सांसद थी। उन्होंने जो हमारे उत्तराखंड के लोगों की सेवा की, जिस प्रकार के उनके साथ उन्होंने अच्छा लोगों का उपचार और सारी बातें की, तो वो व्यक्ति मैं हूँ। और उसके बाद फिर मैं ऋषिकेश और रायवाला, ऋषिकेश डोयरा पहुँचता हूँ। तो आप देखिए, हम लोग उस आंदोलन की भूमिका में रहे, तो तब हमारे मन में ये था कि गैरसैंण यानी कि पहाड़, पहले तो हमारा उत्तराखंड राज्य बनना चाहिए, और उत्तराखंड राज्य यदि बनता है तो हमारी जो राजधानी है, हमारा जो उत्तराखंड का जो पूरा दृश्य है, वो उत्तराखंड के ही परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। यानी पहाड़ की, पहले तो पहाड़ बनना, पहाड़ हमारा राज्य बने, पहाड़ी हमारा राज्य बने, और उसके बाद फिर हमारी गैरसैंण हमारी राजधानी बने। तो तब से मेरे मन में भाव था। अब आप देखिए, संयोग से मैं आज उत्तराखंड के विधानसभा का अध्यक्ष हूँ। अनेकों सरकारें आई और चली गई, जैसा आपने कहा कि अनेकों बार ये विषय आए। मैं भी 2 बार विधायक, इससे पहले तीसरी बार का विधायक हूँ। अनेकों बार विषय आते रहे, लेकिन मैं आज अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि उस उत्तराखंड की राजधानी जो ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने की बात है। जी जी। और मुझे तो याद है कि आपको भी मैंने इससे पहले भी मेरी आपसे डिबेट में या वैसे भी मेरे आपसे चर्चा हुई है जी। और मैं ये भी कह सकता हूँ कि उस टाइम पे भी मैंने कहा था, और उस समय जब तक राजधानी घोषित नहीं हुई थी, जी। तब मैंने कहा था कि उत्तराखंड की यानी पहाड़ की राजधानी पहाड़ पे होनी चाहिए। अनेकों लोगों ने मेरे उस विषय को जोड़ा और उसके बाद एक आंदोलन भी बढ़ा। और एक बार मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि अध्यक्ष जी थोड़ा सा इस विषय पे आप संभल के बोलिए, लेकिन मेरे मन में भाव था कि नहीं, इसीलिए उत्तराखंड की पहाड़ की राजधानी तो पहाड़ भी होनी चाहिए। इसीलिए प्रेमचंद जी, प्रश्न इसीलिए बार बार बनता है कि बना तो दिया गया राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी भी बना दी गई, कहा भी जाता है, लेकिन इस समय भी मैं देखता हूं कि जब भी आप बात करते हैं, चाहे आप ऑफिशियल बात करें चाहे अनऑफिशियल बात करें, आपकी पीड़ा दिखाई देती है। क्योंकि आज भी सुनने में आ रहा है कि जो विधानसभा सत्र लागू शुरू होने जा रहा है, वो अभी इस बार गैरसैंण नहीं होना है। ऐसा क्यों? मैं पहले अपनी बात को थोड़ी सी रह गई जी जी सर। जी जी। क्योंकि इसमें यदि ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित हुई है जी, तो निश्चित रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत जी का तो मैं धन्यवाद करूंगा जी जी। जिन्होंने उस विषय को उस दिन 4 अगस्त 2020 को गैरसैंण में ही विधानसभा सत्र था जी, उन्होंने घोषणा की। और ये दिन, वो बात भी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमने होली और दिवाली इकट्ठी मनाई थी, और जितना जश्न हमने मनाया था जी। और सार्वजनिक रूप से त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा था कि आज सबसे ज्यादा कोई खुश है तो प्रेमचंद अग्रवाल, क्योंकि ये भावना मेरी शुरू से थी। जैसा आपने भी कहा, जहाँ तक बात आपने गैरसैंण को राजधानी के बारे में कहा, आज के सत्र के बारे में कहा, तो मैं आपको जानकारी दूं। उसके बाद ही मैंने त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी थे जी। उनसे कहा, मैंने कहा साहब अब आप चलिए, वहाँ पे आप ध्वजारोहण करिए, वहाँ पे आप कार्यक्रम करिए, उस क्षेत्र के लिए घोषणा करिए। और मैं आज इस बात को लेकर भी संतुष्ट हूँ कि उन्होंने बहुत बड़ी घोषणा उस क्षेत्र के विकास के लिए की। जहाँ तक इस सत्र की बात है, मैं अभी माननीय मुख्यमंत्री से मैंने चर्चा की थी जी। इस आगामी सत्र के लिए, और मैं आपको कहना भी चाह रहा हूँ, मैंने ये सुझाव भी रखा था कि गैरसैंण में ये सत्र हो,
लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी भी बहुत गंभीर है इस बात को लेकर, बहुत संजीदा भी है। जी उन्होंने जो बात कही वो मुझे भी समझ में आई कि इस समय जो पहाड़ का जो वातावरण, इस समय जो वर्षा के कारण है, जी जगह जगह स्लिप आए हैं, जगह जगह जो एक मानसून की स्थिति देख रहे हैं आप भी, आज भी चारों तरफ बहुत वर्षा है, अब जाने आने में दिक्कत हो जाएगी। और यदि सत्र में विधायक ही नहीं पहुंच पाए, अधिकारी नहीं पहुंच पाए, तो सत्र कैसे होगा। तो मुझे उनकी बात थोड़ा ठीक लगी, हालांकि मैंने सुझाव दिया, लेकिन अब उस जो हमारा सत्र है वो अभी हमारा यहाँ पे होगा, लेकिन उसके बाद यदि कोई सत्र की संभावना बनेगी तो निश्चित रूप से हम कोशिश करेंगे। तो कैसा नहीं। चलिए, आपकी भावनाओं का हमारी समझ से जितना सम्मान करना चाहिए वह आदमी समझता है और उतना सम्मान देता है। उत्तराखंड जब बना और बनने की बात चल रही थी, तो जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ, जैसा आपने कहा कि नौजवानों ने भी बड़ी मेहनत की। हमें याद है कि महिलाओं ने सुबह खाना बनाती थी, पति को देती थी, फिर बच्चों को साथ लेकर के आंदोलन में चलती थी। आम महिलाओं को वह हक नहीं मिला। तो आपको कभी कभी ये पीड़ा नहीं होती कि ये पहाड़ बना, राजधानी तो चलिए आपने दबाव बनाया, चाहे आपकी इच्छाओं का को देखते हुए निर्णय ले लिया गया ग्रेसेंट, महिलाओं को सम्मान नहीं मिल पा रहा है, महिलाओं के लिए कुछ ज़्यादा नहीं किया जा रहा है। तो क्या कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल प्लान यहाँ पे होना चाहिए इस पहाड़ के लिए? देखिए, मैंने कहा शुरू में ही कि इस आंदोलन में हर वर्ग की बहुत बड़ी भूमिका रही है जी, लेकिन महिलाओं की भूमिका सबसे बढ़ के रही है। और जिस प्रकार से उनका योगदान था, जिस प्रकार से उन्होंने बलिदान दिया, जिस प्रकार से उनके साथ हुआ, ये बात तो ठीक है, उनके बलिदान को, उनके उस सब चीज़ों को हम लोग कभी भुला नहीं सकते। और ये बात भी ठीक है कि हमारे प्रदेश की जो महिलाएं हैं जी, आप अन्य प्रदेशों की महिलाओं से यदि तुलना करेंगे तो काम से ले लें, व्यवहार से ले लें, आचरण से ले लें, उनके किसी भी रूप में ले लें जी, उनकी पढ़ाई लिखाई से ले लें, हमारे यहाँ की महिलाएं और क्षेत्रों से भी जागरूक हुई हैं, यानी किसी प्रदेश की आप बात करें। आज हमारे यहाँ की महिलाओं का सम्मान, जैसा आपने कहा, मैं ये तो नहीं कह सकता उनको वैसा सम्मान नहीं मिला, लेकिन इन्हें और सम्मान मिलना चाहिए जितना सम्मान हम दे रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ जो मातृशक्ति है उसके लिए तो हमारे यहाँ पहले से ही माताओं को अपनी देवी के समान हम लोग मानते भी हैं, इनको और सम्मान मिलना चाहिए। लेकिन अब ये कहना थोड़ा सा जाति हो जाएगी कि उनको सम्मान नहीं मिला, लेकिन सम्मान जगह नहीं मिला जहाँ पे वो और मिलना चाहिए। जी, जी, क्योंकि माताओं का सम्मान हमारे हृदय में है, रहना भी चाहिए। जितना उनको दिया जाए वो थोड़ा कमी दिखाई देगा, और सम्मान उनको मिलना चाहिए। हम लोग देखते हैं कि आप ऋषिकेश के लिए, ये कुंभ का जो क्षेत्र है उसके लिए बहुत प्रयासरत रहते हैं। उत्तराखंड 21 साल के आसपास से ज़्यादा होने जा रहा है। आय का जो रिसोर्स था, नए कोई रिसोर्स नहीं तलाशे जा रहे हैं, तैयार नहीं किए जा रहे हैं। आप विधानसभा अध्यक्ष हैं, तीसरी बार आप विधायक बने हैं, मुख्यमंत्री जी कोई भी रहा हम लोग देखते हैं वो आपको बड़ा सम्मान देते हैं, आपकी बातों को रखा जाता है। तो कभी आपने इस बात को रखा कि यहाँ पे नए रिसोर्स तलाशे जाएं? देखिए, यूँ कहा जाता है कि हम लोग देवभूमि के लोग हैं जी, और पर्यटन हमारे यहाँ बहुत बड़ा इनकम का बहुत बड़ा सोर्स ऐसा हमारे यहाँ माना जाता है। जी, ये बात ठीक है, सोर्सेज को बढ़ाया जाना चाहिए। तो उसमें हमारे यहाँ आप कह सकते हैं कि जैसे जड़ी बूटी हमारे यहाँ बहुत बड़ा से बहुत बड़ा एक भंडार है, जी जी, जिसका हम बहुत ज़्यादा जोर नहीं कर पा रहे। राइट। और एक उससे बढ़ के एक बात और, मैंने हालांकि पिछली बार भी मैंने प्रयास किया था, उसमें बहुत ज़्यादा सफलता मैं कह सकता हूँ नहीं भी लग पाई, कि जो हमारे यहाँ एडवेंचरस जो स्पोर्ट्स है, यस, यस, उसको बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऋषिकेश में शुरू तो हुआ था, ऋषिकेश में हुआ, लेकिन मैंने कहा इसे और बढ़ाने की आवश्यकता है। मैंने कहा ना जी, जी, मैंने प्रयास किया था, लेकिन मैं उसमें उतना सफल नहीं हो पाया। जी, क्योंकि खाली मैं ऋषिकेश की बात नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ इस प्रकार के यदि इवेंट्स हम करेंगे, इस प्रकार के हम लोग वाटर स्पोर्ट्स हम दे देंगे, जी, जी, वाटर स्पोर्ट्स है या दूसरे जितने भी इस प्रकार की एक्टिविटीज़ हैं, यदि उसको हम बढ़ावा देंगे, तो मैं आज ये कहने को तैयार हूँ कि आज दुनिया के हर व्यक्ति की जो इच्छा है उत्तराखंड में आने की है, चाहे पर्यटन दृष्टि से हो, चाहे तीर्थाटन दृष्टि से हो, चाहे साहसिक पर्यटन दृष्टि से हो, चाहे आपका यहाँ पे आप ट्रैकिंग के उस रूट के रूप में उनको एक्सेप्ट करने की बात हो। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। बेंगलोर से पिछले दिनों मेरे रिश्तेदार हैं जी, उन्होंने ट्रैकिंग करनी थी और मेरे पास आए, कहने साहब हमें वहाँ जाना है। मैंने भाई कहाँ पे जाना है? उन्होंने कोई जगह का नाम लिया, उसको मैं नहीं जानता था। अच्छा, उसे मैं नहीं जानता था। मैंने कहा भाई मुझे नहीं पता है, तुम कैसे जा रहे हो, क्या है तुम्हारा, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ।
पूरा हमने उसको तलाशा। और आप ये देखिए वो कहाँ से कहाँ पे आके होके आ गए और हमें जानकारी नहीं। यानी कि यदि हम अपने लोग, यदि हम लोग एक एक चीज को, एक एक ट्रैक को यदि हम उसको निकाल दें तो दुनिया तो आने को तैयार है ना, लोग तो आने को तैयार है ना। जी जी ये तो आवश्यकता की कमी तो हमारी है ना। इसका मतलब ये है कि यदि हम इस प्रकार के साहसिक, जैसे मैंने कहा, साहसिक जितने भी इस प्रकार की हमारी एक्टिविटीज़ हैं, यदि इस पर भी हम करेंगे तो बहुत बड़ा इसका इनकम का साधन मिल सकता है। हालांकि पिछले दिनों हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारी फैक्ट्रीज लगाने की बात और सारी चीज़ यूनिवर्सिटी समिट वगैरह सब की है, लेकिन मुझे लगता है कि इस क्षेत्र में बढ़ने की भी आवश्यकता है। जैसे आपने जड़ी बूटी की बात की, जड़ी बूटी देखा जाए तो उत्तराखंड के पहाड़ों से बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि पूरे देश के वैद्य लेना चाहते हैं, लेकिन वो पैदावार नहीं हो पा रही है, तो उसके लिए भी कुछ प्रयास करने चाहिए। नहीं, अब आप देखिए, हम लोग ऐसे विचारधारा से हैं, ऐसे मत से हैं जी कि कहा जाता था कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित हुए थे जी तो हनुमान जी संजीवनी इधर से ही लेके गए थे। यानी कि हमारे इसी उत्तराखंड में जो हिमालय है वहाँ से ही वो संजीवनी लेके गए थे। तो यानी कि हम तो उस प्रदेश के हैं। और मैं भी परसों जब ऋषिकेश से आ रहा था तो रास्ते में बहुत बड़ा पहाड़ का छोटा क्षेत्र है, आपने कभी आना जाना कभी रहा होगा, तो मैं अपनी पत्नी को एक बात कह रहा था, ये जितने भी ये दिख रहे हैं आपको, ये हरियाली है जो भी है, ये सारी जड़ियाँ हैं, सारी जड़ी बूटी हैं, और हम लोग इसको पहचान नहीं पा रहे हैं। ये परसों की बात है। मैंने कहा एक एक जड़ी यदि कोई जानकार हो, कोई वैद्य हो, कोई इसके बारे में विशेषज्ञ हो, तो ये जितने भी हम इसको खराब कर देते हैं, ये इसका उपयोग दोहन हम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर पा रहे। यदि हम इतना कर लेंगे तो संजय जी, मैं आज बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ, इन्हीं से हमारा बहुत बड़ा स्रोत इनकम का हमारा हो सकता है। लेकिन भले मेरी सरकार है, पहले भी हम लोग थे, अब तक दूसरी भी सरकार में, किसी सरकार पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हमारा ध्यान इसकी तरफ भी जाना चाहिए। चलिए हम बात करते हैं कोरोना का। कोरोना के लगभग 15-16 महीने हो गए हैं। इस दौरान हमने देखा कि उत्तराखंड में, अगर उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में जिस तरह से राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखनी चाहिए थी, राजनीतिज्ञों के अंदर नहीं दिखी। लेकिन हम लोगों ने देखा, चाहे वो टीवी चैनल के माध्यम से, चाहे प्रिंट मीडिया के माध्यम से, आपने उसकी परवाह नहीं की और आम आदमी तक गए। तो क्या लगता नहीं ऐसी महामारी में हर राजनीतिक व्यक्ति का यह फर्ज उठता है कि आपकी तरह आदमी के पास जाए? देखिए, ये एक ऐसा मौका था जिसमें शुरुआती तौर पर तो मैं कह सकता हूँ कि जब हमारा विधानसभा सत्र गैरसैंण में चल रहा था जी, और मुझे आज भी ध्यान है, जब काजी निजामुद्दीन जी जो कांग्रेस के विधायक हैं, उन्होंने इसके ऊपर एक सवाल उठाया था और उन्होंने कहा था कि कोरोना आ रहा है, सरकार क्या करने वाली है। मैं, हालांकि सरकार ने जवाब दिया जी जी, लेकिन मैं ये बात आज भी कह सकता हूँ कि तब तक बहुत से लोगों को जानकारी नहीं थी कोरोना है क्या, एक्चुअल कोरोना है क्या, और कोरोना के लिए हमें क्या करना है। ठीक है, सरकार अपनी तैयारी कर रही थी, समय कर रही थी। एक मात्र बीमारी, हम तो बहुत बीमारियों के हैं जिनको हम नहीं भी जानते हैं, जानते भी हैं तो उनके बारे में कह सकते हैं। जी जी, एक मात्र एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में कहा जाता है कि यदि मैं आपके पास बैठा हूँ तो आपकी जो है वो कोरोना मेरे तरह आ सकता है, वो संक्रमण जिसे कहते हैं, सही बात। और फैलता बहुत ज़्यादा फैल जाता है। लेकिन इस दौर में एक विश्वास जगाने की आवश्यकता है। आप ये देखिए, जनता में जिस प्रकार से पैनिक फैला, और मुझे याद है कि मैंने अपने, हालांकि मैंने उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में मैंने बात की, विधानसभा में मैंने कंट्रोल रूम खुलवाया, अनेकों विधायकों से मैंने बात की, अनेकों लोगों से मैंने बातचीत की, अनेकों लोगों से उस दौरान, चाहे पत्रकार आप जैसे लोगों से मैंने उनके हालचाल जाने, अनेकों सामाजिक संगठन के लोगों से मैंने बातचीत की, अनेकों मैंने अपने कार्यकर्ताओं से टेलीफोन से उनके हालचाल, अपने रिश्तेदारों में हालचाल दुख सुख पूछता रहा, क्योंकि कोरोना में हम लोग पूरी तरह से पैक थे। लेकिन उसके बावजूद मैं निकलता रहा, और निकलने के बाद 29 मार्च 2020 को मेरी पहली बैठक मैंने ऋषिकेश में बुलाई, जिसमें सब तमाम अधिकारियों को बुलाया, कहा कि मेरे क्षेत्र में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोना चाहिए और साथ में विश्वास जगा जाना चाहिए। आप ठीक है, आप इसमें लॉकडाउन लगाइए, कुछ भी लगाइए, लेकिन जनता में विश्वास जाना चाहिए। अब उस बात को लेके ये बात तो ठीक थी, एक कोरोना के तो प्रोटोकॉल थे, कितने लोगों के साथ जाना है, कितने लोग क्या करना है, लेकिन मैंने वो हिम्मत की, मैं सभी के बीच में गया, मैं दुख सुख में भी गया, मैं लोगों के साथ जब भी कहीं घटना होती थी मैं गया। और आपको मैं आज एक जानकारी बहुत बड़ी देना चाह रहा हूँ। शुरुआती तौर पे मेरे आग्रह में कहिए या खुद के द्वारा कहिए, बहुत से लोगों ने शुरुआती तौर पे भोजन पैकेट बांटने लगा जी। और जब वो विषय एक टाइम आया, जब समाप्त हुआ, तब आप संजय जी यकीन नहीं करेंगे,
अनेकों संगठनों से कह के या अपने द्वारा या अन्य कह के या मांग के 10,000 से ज्यादा लोगों को मैंने घर घर राशन पहुंचाया, 10,000 से ज्यादा लोगों राशन पैकेट। और कोरोना के साथ उसमें ये जो मास्क है ये बांटने का काम किया, सैनिटाइजर बांटने का काम किया, आर्थिक मदद करने का काम किया, अनेकों बार बीच में गया। उसका परिणाम एक बार ये हुआ कि 20 सितंबर को मुझे कोरोना हो गया, जो 24 सितंबर को मेरा विधानसभा सत्र होना था, मैं उसको पहली बार अटेंड नहीं कर पाया। मन बहुत दुखी हुआ कि मैं विधानसभा का अध्यक्ष होते हुए विधानसभा में नहीं जा पा रहा हूँ। और मेरी इच्छा थी, मैंने कहा कि भाई किसको क्या पता चलेगा, मैं चला जाता हूँ, मेरे को कोई तकलीफ तो है नहीं, लेकिन मैं चला जाता हूँ। लेकिन प्रोटोकॉल का जो नियम है वो मुझे इजाजत नहीं दे रहा था, नहीं गया। उसके बाद 1 तारीख को मैंने फिर अपनी जांच कराई, नेगेटिव आया, तो 2 अक्टूबर को सीधा फिर सबसे पहले मैंने गांधी जयंती को मनाने का काम किया, यानी कि उसके बाद भी और उससे लेकर आज तक भी दूसरी लेयर गई। अब आप देखिए, उसके बावजूद मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में, चाहे मुझे वहाँ पे लोगों के ये वाली लेयर तो बहुत ही खतरनाक थी, अनेक लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही थी, वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही थी, हॉस्पिटल्स की जरूरत पड़ रही थी, बेड्स की जरूरत पड़ रही थी, अनेकों फोन आते थे। कंट्रोल रूम लाइक जैसा बना रखा था आपने, जितने अधिनस्थ थे सबको कह के, और मैं खुद बैठता था और सबको जितनी मदद हो सकती थी की। और आज मैं बड़ा संतुष्ट हूँ, आत्मसंतुष्टि में अपने आप को मैं कह सकता हूँ, मैं आत्मसंतुष्ट हूँ। बहुत से लोगों की मदद की, हाँ ये भी कह सकता हूँ कि सब बहुत ज्यादा मदद तो नहीं करता, लेकिन मदद की। लेकिन मैं आज अपने विधायक निधि के माध्यम से मैंने 2 एम्बुलेंस एम्स में देने का काम किया, 1 एम्बुलेंस सरकारी हॉस्पिटल में देने का काम किया, 1 एम्बुलेंस मैंने निर्मल हॉस्पिटल में देने का काम किया, 1 वहाँ पे DRDO का अपनी सरकार की तरफ से 500 बेड का हॉस्पिटल वहाँ पे बना है, 1 ऑक्सीजन प्लांट जो बिल्कुल बंद था IDPL के अंदर, कभी आप जाके देखिए उसकी स्थिति क्या थी, 65 में बना, जिसकी स्थिति नहीं थी, जो शुरू करवाने का काम किया। अनेकों जगह हमने अपने 3 शहर दूसरा कराने का काम किया। और उससे बढ़ के एक बात और कह रहा हूँ, ये मैं आपको दिखाने को कह, मेरे पास शायद वो मास्क नहीं है मेरा अपना, मैंने 30 जून को जो हमारी सरकार, हमारे पार्टी ने कहा था संगठन ने कि सेवा ही संगठन है, उस दिन मैंने निर्णय लिया था 61,000 मास्क में पूरे क्षेत्र में बांटूंगा। आज मैं 61,000 मास्क बांट रहा हूँ। और उसका एक मास्क यदि मेरा अभी मैं दिखाता हूँ, यदि मेरा लेके आ सके तो, और ऐसे सैनिटाइजर बांटने का मैं काम कर रहा हूँ। आज हर घर में हम पहुंचा रहे हैं, हर घर में हम पहुंचा रहे हैं। मतलब कहने का है कि आज भी हम उसी सेवा में लगे हैं। और भगवान से प्रार्थना करो, कह तो रहे हैं तीसरी लेयर आएगी, मैं तो भगवान से कर रहा हूँ प्रार्थना, ये भगवान ये तीसरी लेयर ना आए तो अच्छा है। लेकिन उसके लिए सरकार भी तैयार है, हम लोग भी जनता को जागरूक करने का काम कर रहे हैं। यदि ऐसी स्थिति है उससे भी निपटने का प्रेमचंद जी, एक आज के दौर में एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कोरोना से तो हम निकल रहे हैं और हो सकता है कि निकल भी जाएं, लेकिन इसके बाद जो आर्थिक तंगी आ रही है, जो ये प्रेशर आ रहा है, और जो लोग उससे कैसे निकलेंगे, उसके लिए क्या सरकार के पास या आप लोग कुछ ऐसा सोचते हैं कि जिससे उससे बाहर आदमी निकल जाए? देखिए, ये बात तो ठीक है, बहुत से लोगों की आर्थिक मदद का, आर्थिकी का नुकसान हुआ। जी। लेकिन मैं थोड़ा सा उससे पहले मैं दिखाना चाह रहा था, मैं जिसकी चर्चा कर रहा था, इस प्रकार के मास्क में, ये मास्क और ये मास्क जी, ये मैं बांट रहा हूँ। मैं लिखा है, इसमें लिखा है आओ रखें ख्याल, प्रेमचंद अग्रवाल अध्यक्ष विधानसभा उत्तराखंड। ये इस प्रकार के मास्क में बांट रहा हूँ। और N95 मास्क है सारे, ये सभी 61,000 मास्क में बांट रहा हूँ। जहाँ तक आपने आर्थिक मदद की बात की है, आर्थिक संकट की बात की है, देखिए ये कोरोना का के कारण जो संकट आया आर्थिक का, बहुत से लोगों की नौकरियां चली गई, लोगों के धंधे खत्म हो गए। हमारा तो पर्यटन व्यवसाय है पूरी तरह से चौपट हुआ। आप तो जानते हैं कि मैंने जैसे पहले भी कहा कि पर्यटन हमारी रीढ़ की हड्डी है उत्तराखंड के लिए। तो लेकिन हमारी सरकार, चाहे माननीय प्रधानमंत्री जी जो हमारे सभी के संरक्षक हैं, और उन्होंने जिस प्रकार से पिछले दिनों आपको जानकारी होगी कि वैक्सीन लगाने की बात है तो पहले तो कहा कि राज्य लगाए, जब राज्यों ने जिस प्रकार की राजनीति की उसके बाद उन्होंने सभी को फ्री देने का काम किया और कहा है कि हम जो है दिसंबर तक सभी को वैक्सीनेशन कर देंगे। और आज भी हम लोग कह रहे हैं कि हम उत्तराखंड में भी दिसंबर 2021 तक सबको वैक्सीनेट कर देंगे। साथ में माननीय प्रधानमंत्री ने नवंबर तक सभी को फ्री राशन देने का काम किया जी। हमारी सरकार ने 3 महीने का फ्री राशन देने का काम किया। अभी पिछले दिनों जो मैं माननीय मुख्यमंत्री से मिला था, जिस 9 तारीख की मैं चर्चा कर रहा था आपको 9 जुलाई की, तो मैंने आग्रह किया था माननीय मुख्यमंत्री से कि मेरे यहाँ का पर्यटन का व्यवसाय बिल्कुल चौपट हो चुका है, बहुत लोगों के धंधे खत्म हो गए, होटल बंद हो गए, पर्यटन में जो हमारे चाहे वो
ड्राइवर्स हैं, कंडक्टर्स हैं, छोटे मोटे व्यवसायी हैं, पहुंचे वाले हैं, इस प्रकार से बहुत से लोग हैं जिनको दिक्कत हुई है। तो मैं उनका धन्यवाद कर रहा हूँ। 200 करोड़ रुपया उनको लिए घोषित किया, जी अपने आप में बहुत बड़ी रकम। उसी प्रकार से 205 करोड़ रुपए परसों भी घोषित किया। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, जो हमारे आशा वर्कर्स हैं, जो हमारे दूसरे इस प्रकार के लोग हैं, उनको 205 करोड़ रुपए देने का काम किया। यानी सरकार पूरी तरह से उनके लिए गंभीरता से काम कर रही है और आगे भी उसकी प्रकार से करना। प्रेमचंद अग्रवाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। चलते चलते हम चाहेंगे कि जो कोरोना की महामारी का दौर चल रहा है उसके लिए कुछ संदेश देना चाहेंगे। देखिए, मैं सभी से अपील कर रहा हूँ कि अभी कोरोना निश्चित रूप से कम हुआ है लेकिन ख़त्म नहीं हुआ है। और जिस प्रकार से हम सब सुन भी रहे हैं, जान भी रहे हैं, कहा जा रहा है कि तीसरी लहर भी आ सकती है, तो उसके लिए अभी हमें सचेत रहना पड़ेगा। अभी जो कोरोना की गाइडलाइंस है उसका हम बिल्कुल निश्चित रूप से पालन करें। और पहले लहर में बताया गया कि बुजुर्गों का नुकसान हुआ, दूसरी में बहुत से युवाओं का, आपके और हमारे बहुत से प्रियजन और परिजन गए दुनिया से। मैं उनको श्रद्धांजलि भी दे रहा हूँ। लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि बच्चे बहुत ज़्यादा प्रभावित होंगे, तो बच्चे तो हम सबके लिए बहुत प्रिय है, तो इसलिए उनको सब वो बचे रहें और हम सब बचे रहें। पूरा हमारा क्षेत्र, हमारा प्रदेश, हमारा देश, हमारा ये विश्व बचे, सबका कल्याण हो। तो इसलिए हमें अभी से सचेत रहने की आवश्यकता है। बचाव ही इसका इलाज है। और मैं समझता हूँ जहाँ वैक्सीनेशन जिसने नहीं लगाई वो वैक्सीनेशन लगवाएं और मास्क जरूर पहन करके सोशल डिस्टेंस और हाथ बार बार सैनिटाइज करते रहे। ये मेरी आपसे सबसे प्रार्थना है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रेमचंद अग्रवाल जी। ये थे विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी। इनकी इच्छा शक्ति से ये तो कहा जा सकता है कि राजनीतिज्ञों की इच्छा शक्ति अगर किसी उद्देश्य को लेकर के है, मैं विशेषकर बात करूँगा गैरसैंण को लेकर, तो अगर उत्तराखंड का राजनीतिक व्यक्ति है तो उसकी भी इच्छा शक्ति गैरसैंण को लेकर के वही होनी चाहिए जैसा इनके अंदर दिखती है। तभी जाके जिन उद्देश्यों को लेकर के इस राज्य का निर्माण हुआ है तभी वो पूरा होता नजर आएगा। धन्यवाद। देखते रहिए।